Okay, so today we are going to solve paper number 18 if we are following the all India test series, और again it is a full syllabus test paper। सबसे पहला सवाल था कि इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। तो आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बिहेवियर एक ही तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेंजीन है और ये एनिलीन है, तो इन दोनों का बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगेन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इज अगेन सिमिलर बिहेवियर, लेकिन इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी विच इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो फिर ये जो है ये आइडियल बिहेवियर से अलग हट जाएगा, यानी ये आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ लीनियर अरेंजमेंट। तो H2S जो है इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू वाटर होता है, क्योंकि इसके पास भी दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो जाएगा और इसका जो शेप है वो बेंट शेप हो जाएगा, इट्स नॉट लीनियर। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल दिए हैं दे ऑल आर हैविंग लीनियर शेप, CO2 हो चाहे BH2 या C2H2, बट H2S जो है वो बेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में पाया जाता है। रेसमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं? तो रेसमिक मिक्सचर 1:1 मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर ओनली, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर होना चाहिए। आपको पता है इनैंशियोमर किन्हें कहते हैं? जो लाइट को डेविएट कर देते हैं राइट और लेफ्ट साइड में। तो अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें राइट वाला D फॉर्म और लेफ्ट वाला L फॉर्म भी अगर दोनों बराबर मात्रा में है तो वो लाइट को अनडेविएटेड भेज देगा। ऐसे मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन आर। डाइक्रोमेट का अगर चित्र बनाएंगे तो इट विल बी दो क्रोमियम होंगे इसके अंदर, एक बॉन्ड जो होता है वो CRO और बाकी दो जो इधर की तरफ बॉन्ड होंगे दे विल बी लाइक दिस। तो 3 ऑक्सीजन को आपको ऐसे जोड़ना है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये भी थोड़ा तिरछा ऐसे नहीं, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनना चाहिए। तो इसके अंदर 6 इक्विवेलेंट CRO बॉन्ड है और एक इसके अंदर है CRO-CR बॉन्ड, यानी क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, और बाकी ये 3 इधर और 3 इधर। तो 6 बॉन्ड एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट का मतलब एक प्रकार के, और बाकी एक आपको बॉन्ड अलग मिल जाएगा। द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस। तो अल्कोहल का अगर आप बनाएंगे तो इट विल बी RO&H, ये बॉन्ड एंगल होगा। और ईथर जब बनाया जाता है तो वो ROR बनाता है। अब ईथर के अंदर आपको पता है कि दो बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक ये बड़ा सा R लगा है, ये बड़ा सा R लगा है, तो इनके बीच में होता है रिपल्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है रिलेटिवली। तो COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर। क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन द 2 बल्कि R ग्रुप्स। ये जो बल्कि R ग्रुप्स है इनके बीच में रिपल्शन। पिछली बार एक सवाल आया था जिसमें बॉन्ड एंगल डायरेक्टली पूछा भी गया था। तो 111.7 इज द बॉन्ड एंगल विच इज मेंशन्ड इन NCERT। ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी दैट एमिट्स एंड अब्सॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ये सही बात लिखी है। ब्लैक बॉडी उसी को कहते हैं जो सारी फ्रीक्वेंसी को एमिट करे और सारी फ्रीक्वेंसी को अब्सॉर्ब भी करे। जैसे सन इज अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का ब्लैक होना जरूरी नहीं है। The frequency of radiation emitted by a body goes from a lower frequency to higher with an increase in temperature। तो आपको पता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जो लॉ होता है लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी इन्वर्सली होते हैं। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जाएगी फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर। तो ये दोनों ही बातें सही लिखी हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये सही जवाब इसका हो जाएगा। इस कंपाउंड के अंदर कहा गया है कि किस तरीके का आइसोमेरिज्म है। तो अगर आप देखें, अगर आप इसको आयोनाइज करें तो आपको क्लोरीन आयन मिलेगा और ये क्लोराइड के सारे गुण दिखाएगा, और जबकि इससे जब आप करेंगे तो ये ब्रोमाइड के टेस्ट देगा। और ऐसे दो कंपाउंड जो आइसोमर्स हो और उनके अंदर आयंस का डिफरेंस हो, ऐसे को बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी आयोनाइजेशन आइसोमर। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डाइमर बनता है वो क्यों बनता है? इट इज बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो अगर C डबल बॉन्ड O एंड देन आफ्टर O और फिर H इस तरीके से लिख लें, बाकी इधर की तरफ तो R रहेगा ही, तो यहाँ पर जब C बनाएंगे तो इट विल बी O एंड H और यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर आपको पता है व्हेनेवर हाइड्रोजन इज फ्लैंक्ड बिटवीन, जब दो ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है तो एक बॉन्ड बन जाता है।
तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये डाइमर बन गया, यहाँ पे आर भी लगा होगा। तो दिस डाइमर इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से बन के तैयार होता है। आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर 1 मोल आइडियल गैस है, रेशियो पूछा गया है वर्क डन का, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, तो दोनों में फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, दोनों को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इरिवर्सिबल वाला, उसके लिए फॉर्मूला है माइनस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी अगर आप देखें तो वॉल्यूम 1 लीटर से कहां तक गया है, 2 लीटर, तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 1 लीटर। और प्रेशर जो काउंट करते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर लिखा जाता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर इन्होंने अलग से दे रखा है कितना, 10 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 10 और ये 2 माइनस 1, तो फिर ये आ जाएगा -10 लीटर एटमॉस्फेयर। नाउ दिस इज वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब मुझे निकालना है वर्क डन अंडर रिवर्सिबल टू इरिवर्सिबल का रेशियो, तो अब मुझे रिवर्सिबल वर्क भी निकालना पड़ेगा। रिवर्सिबल के लिए वर्क निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये -2.303 रहेगा, n 1 है क्योंकि 1 मोल की बात चल रही है, और r की वैल्यू लिखेंगे 0.082। क्यों लिखा मैंने 0.082, बिकॉज मुझे लीटर एटमॉस्फेयर में वर्क निकालना है, यहाँ पर भी लीटर एटमॉस्फेयर में है, रेशियो दोनों का लेना है। टेम्परेचर इज 298 एज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, यू कैन सी 298 केल्विन ये दिया है देखो क्वेश्चन में, और वॉल्यूम बाद का और पहले का रेशियो है 2, तो log 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो करीबन ये 17 आ जाएगा, -17 लीटर एटमॉस्फेयर, और इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो इट विल बी 1.7, तो 1.7 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आपको क्या करना है, 2 फॉर्मूले में सिंपल रखना है। आप जानते हैं वर्क 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, और उन दोनों में फर्क फॉर्मूले का होता है और गिवन कंडीशन का होता है। जैसा थोड़ा थोड़ा ध्यान ये रखो कि ये जो प्रेशर होता है ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाया जाता है सिस्टम के ऊपर। प्योर एनिलीन एंड अदर एराइल एमीन्स आर यूजुअली कलरलेस, सही बात लिखी है, एनिलीन और एराइल एमीन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। रीजन इसमें रीजन नहीं, दूसरा स्टेटमेंट है एराइल एमीन गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिडक्शन, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ रिडक्शन की जगह क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज होने के कारण वो कलर फुल हो जाते हैं, रिडक्शन इज रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन। इनमें से हमें पहचानना है कि कौन कौन से सही फॉर्मूले हैं, तो आपको पता है ये डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। अब इसको आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जानते हैं हम लोग कि क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब W की अगर जगह मैं लिखना चाहूंगा तो इट शुड बी डेल्टा U इज इक्वल टू Q, और वर्क का फॉर्मूला होता है -P डेल्टा V। इन्होंने प्लस P डेल्टा V लिख रखा है, तो दिस इज रॉन्ग। डेल्टा एस बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन टाइम सॉरी टेम्परेचर, ये एकदम सही लिखा हुआ है। इसके अलावा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा एस इज अगेन करेक्ट। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये डेल्टा H यहाँ पे है नहीं, तो डेल्टा ये H इज इक्वल टू U माइनस PV लिखा है, यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। तो हमारे पास सही वाले हो गए B एंड C ओनली, 2 सही हो गए। तो आप देखें मोस्ट ऑफ द प्लस माइनस में कंफ्यूज करने की कोशिश करिए, तो आपको एग्जैक्टली एक्यूरेटली फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाएं और हीट ऐड करें एक सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे, तो सिंपल सी बात है, सॉलिड लिक्विड मतलब आइस मान लो और लिक्विड मतलब वाटर। तो मान लो कि ये इक्विलिब्रियम चल रहा है, हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, आइस मेल्ट होगी और पानी बढ़ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज करेगा, ये गलत बात लिखी है। अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीज करेगा, ये सही बात लिखी है। सॉलिड कम होता जाएगा और लिक्विड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। टेम्परेचर का कोई फर्क आपको भी देखना नहीं है, तो लिक्विड की मात्रा जो होगी वो बढ़ेगी और सॉलिड की मात्रा कम होती चली जाएगी। इनमें से सबसे मेटेलिक कौन है, बिस्मथ सबसे ज्यादा मेटेलिक हो जाएगा क्योंकि ये ग्रुप 15 के मेंबर हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आपको पता है नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो इफ यू ऑब्जर्व दिस, तो इसमें आपको मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो
बिस्मथ के अंदर मिलेगा। और ये चीज किसी भी ग्रुप में होती है, व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बिकॉज जो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होता जाता है। तो ये इजीली आयोनाइज हो जाते हैं, अगर इजीली आयोनाइज होंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इनके अंदर ज्यादा हो जाएगा। IUPAC नेम नियोपेंटेन, नियोपेंटेन को कैसे लिखा जाता है, इट इज CH3C CH3 देन आफ्टर CH3 और यहाँ भी CH3, तो ये है एक्चुअल नियोपेंटेन। इसका IUPAC नेम लिखने के लिए आपको इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो नंबरिंग में 1 नंबर यहाँ दे देते हैं, 2 यहाँ दे देते हैं, 3 यहाँ दे देते हैं। इट इज 2,2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोसैकेराइड, तो राइबोज एक मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज नहीं है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड और माल्टोज भी मोनोसैकेराइड नहीं है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का ये मिक्सचर होता है। तो A, B एंड C विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों 6 कार्बन के हैं, 6 कार्बन का होता है, ये भी 6 कार्बन का होता है, ये 5 कार्बन का है, पेंटोस शुगर होता है ये। दूसरी बात और भी फर्क है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप इनका डिटेल देख सकते हैं। इन दैट केस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, ये बात तो गलत लिखी हुई है, क्योंकि आपको पता है जब आप अलोंग अ पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो दिस इज रॉन्ग। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड होना चाहिए। और असर्शन अगर नॉट करेक्ट होता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो 4th, तो रीजन को करेक्ट होना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप पढ़ लें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है उसी के साथ साथ। इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होता है आपको याद रखना है, मॉइस्ट पेस्ट यूज होता है NH4Cl और ZnCl2 का, बहुत ही पॉपुलर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में शुरुआत में ही लेक्लांस सेल का पूरा बना के दिया है, और लास्ट में जो बैटरी पढ़ाया गया है वहां पर भी आपको बना के दिया गया है, तो वहां पर ये डिटेल में बताया गया है कि दिस इज यूज्ड। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, तो ये भी अगेन दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी डायरेक्टली, Ma3B3। इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, एक फेशियल और एक मेरिडिनियल। फैक मर आइसोमेरिज्म दोनों के चित्र बनाकर दिए हैं, फेशियल और मेरिडिनियल। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल जो अरेंजमेंट होता है उसमें अगर मैं सेंटर में मेटल को रख दूं तो ये 4 इस तरीके से हो जाएंगे, एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। अब फेशियल का मतलब क्या होता है, किसी एक फेस पे तीनों एक तरह के लगे हों। मतलब अगर मैं A यहाँ लिख लूं और A यहाँ लिख लूं और यहाँ लिख लूं, तो देखो ये जो फेस बनेगा, दिस फेस, ये वाला, इस फेस में तीनों अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब ये फेशियल हो गया। और मेरिडिनियल का मतलब क्या है कि मेरिडियन पे तीनों आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड मेरिडिनियल। तो ये भी एनसीईआरटी में विद डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा है कितने बनेंगे, तो टोटल विल बी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लिंकिंग ऑफ सिमिलर एटम या कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी होती है, अपने ही जैसे दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता, तो सबसे ज्यादा कार्बन के अंदर होगी, देन आफ्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन आएगा। कार्बन के अंदर इतनी ज्यादा क्षमता होती है अपने ही जैसों के साथ जुड़ने की कि कार्बन कार्बन से जुड़ के पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना देता है। आपको पता है ये केमिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ती है। सो दिस हैज वेरी हाई कैटेनेशन। और कैटेनेशन क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो बिकॉज ऑफ दैट कार्बन हैज वेरी हाई कैटेनेशन। फॉर जिंक +2, अब देखो जिंक +2 लिखते ही आपके मन में आना चाहिए कि इट इज 3d10, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Ni+2 इज 3d8। जो ये वाली सीरीज है, जो 3D वाली सीरीज है वो आपको पूरी याद होनी चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 30 है, 4s2 3d10 होगा, 4s2 गायब कर दो 3d10 है, ये 3d8 है। और क्रोमियम +3 4s1 3d5, इसके अंदर अगर करोगे तो ये 3d3 आएगा। अब इनमें अगर आप देखो तो एक ही है जिसके अंदर पूरा भरा हुआ है, तो Zn+2 इज कलरलेस वाइल Ni+2 एंड Cr+3 आर कलर्ड। ये सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज जिनके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फिर डी ट्रांजिशन और नीचे से ऊपर जाएंगे तो विजिबल रेंज को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विथ लूकास, लूकास रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 और साथ में क्या रहेगा, HCl। तो इससे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, देन आफ्टर 2 डिग्री, देन आफ्टर 1 डिग्री, ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। तो अगर ये फास्टेस्ट पूछ रहे हैं तो मैं 3 डिग्री को पकड़ने की कोशिश करूंगा। 3 डिग्री मेरे पास है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पर देखो ये प्रोपेन है
और 2 पे ही मिथाइल लगा हुआ है और 2 पे ही ऑल लगा हुआ है। तो दिस कंपाउंड इज अ 3 डिग्री अल्कोहल एंड इट विल रिएक्ट फास्टेस्ट विथ द ल्यूकास रिएजेंट। ये इमीडिएट टर्बिडिटी दे देगा और इसी से 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री को डिफरेंशिएट भी किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल कंटेन्स, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर आप इस तरीके से चित्र बनाएंगे HCl बन जाएगा। इसमें क्लोरीन का EN ज्यादा है, तो क्लोरीन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा और स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और दूसरी बात कोवेलेंट के साथ साथ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो करेक्ट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। इसमें हमें अरेंज करना है रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो एलिफैटिक होते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड, दे रिएक्ट फास्टर देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक वाले तेज रिएक्ट करते हैं किसकी तुलना में? एरोमेटिक की तुलना में। दूसरी बात यह है कि जितना ज्यादा रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I/-M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I/+M। ऐसा क्यों होता है? अगर आप देखो ये RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H लगा देते हैं, तो जितना ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके अटैक कर पाएगा यहाँ पर। तो जितना इधर की तरफ लगा हुआ जो ग्रुप है, अगर मान लो कि वो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप लगा है जो +I इफेक्ट से इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो रिएक्टिविटी को कम करता जाएगा। इसका मतलब अगर इनमें चारों में से चूज करना चाहूँ तो सबसे पहले नीचे वाले 2 एरोमेटिक वाले हैं, ये एलिफैटिक वाला है, तो एलिफैटिक वाले ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। तो मुझे इन दोनों को आगे रखना है, A और B को, और A और B में भी ज्यादा कौन होगा? इसमें इसका +I इफेक्ट लगेगा एंड बिकॉज ऑफ +I इफेक्ट इट विल रिड्यूस द रिएक्टिविटी। तो सबसे आगे मेरा हो जाएगा A, देन आफ्टर हो जाएगा B। इन दोनों में देखो ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा बिकॉज इसके अंदर -I इफेक्ट लगा है और -I रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है क्योंकि ये खींचेगा और खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा डेवलप होगा। तो फिर A, B के बाद C और D ऑर्डर में करेक्ट आ जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये बहुत ही सिंपल सवाल था। 88 ग्राम CO2, आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 44। तो 88/44 मतलब इसको 2 मोल के साथ मिलाना है, तो A के साथ सेकंड होना चाहिए, तो एक ऑप्शन तो चला गया। अब B के साथ देख लेते हैं। 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल पानी है तो 1 मोल का मतलब थर्ड मिल जाएगा, थर्ड मिल गया तो ये ऑप्शन भी चला गया। अब C को देख लेते हैं। 5.6 लीटर ऑफ ओजोन, तो जब वॉल्यूम दिया हो तो 22.4 से भाग देते हैं, तो इसको 22.4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.25 मोल, यानी C के साथ फर्स्ट होना चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली फर्स्ट ऑप्शन। फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो इज द ग्राफ बिटवीन LNK वर्सेस 1/T। ये वाले क्वेश्चन लगभग हर टेस्ट में ही आ रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी बताएं। ये जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल्स टू -EA/R। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अब अगर हमें स्लोप पता है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका स्लोप निकालना आसान भी है। स्लोप बराबर होता है y/x एक्सिस। तो यहाँ पर अगर आप स्लोप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये है 20 y-एक्सिस पे और यहाँ 5 है, तो इन दोनों को अगर 20/5 करोगे तो स्लोप जिसको m से लिखते हैं इट विल बी इक्वल टू 4 और -4 आएगा क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है, तो इट विल बी -4 स्लोप। अब इस स्लोप की जगह पे मैं अगर -4 लिख दूं बराबर -EA/R, उस भाषा में लिखते हैं जिसमें मुझे आंसर चाहिए हो, तो R वैसे इन्होंने दे भी रखा है 2, तो यहाँ से आप माइनस हटा दें तो EA विल बी इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कोई कठिन नहीं है, सिंपल सा है। बस केवल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि LNK वर्सेस 1/T का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप है वो EA/R होता है। अगर log K वर्सेस 1/T का हो तो EA/2.303/R हो जाता है। एक प्राइमरी अमीन बना है बाय एन अमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन एंड अल्कली, यानी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है ये। तो प्राइमरी अमीन जो होगा उसके अंदर एक कार्बन एटम लेस देन अमाइड होगा, बिकॉज आपको पता है कि अगर कोई अमाइड है इस तरीके से RC डबल बॉन्ड O एंड NH2
और हम इसको जब ट्रीट करते हैं Br2 प्लस KOH से, एक्वस KOH 4 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो ये CO जो है ये गायब हो जाता है और जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो क्या मिलता है, RNH2। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो इस रिएक्शन में आपको एक कार्बन लेस मिलेगा, 1 कार्बन एटम लेस देन अमाइड। स्टेटमेंट 1 है बेलिस्टीन टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड टू डिटेक्ट हैलोजन। ये सही बात लिखी है क्योंकि हैलोजन के लिए इस्तेमाल होता है। बेलिस्टीन एनसीईआरटी में गिवन नहीं बट स्टिल इट गिव्स ब्लू और ग्रीन कलर व्हेन हीटेड विथ कॉपर वायर लूप विथ हैलोजन। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज, तो इंक्रीजिंग एनर्जी 5p। आपको पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस l, तो हम सबका n प्लस l निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो 5p का अगर मैं n प्लस l निकालूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 5 + 1 बराबर 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद 4f का निकालें तो इट विल बी 4 + 3 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद 6s का निकालोगे तो 6 + 0 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और 5d का निकालेंगे तो इट विल बी 5 + 2 इज इक्वल टू 7। L की जो वैल्यू होती है वो S के लिए होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3। ये आपको याद रखना है। अब जब n + l मिल गया तो आपको पता है 7 वाले ज्यादा एनर्जी के होंगे। अब ये दोनों का 7 है तो फिर किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, जिसका n ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का हो जाएगा 5d, देन आफ्टर हो जाएगा 4f। अब 6 वाले हमारे पास 2 हैं, एक ये है और एक ये है, इनमें से ये ज्यादा एनर्जी का होगा तो 6s बिकॉज ऑफ n एंड देन आफ्टर 5p। तो 5p 6s 4f 5d, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत ढूंढना है इसमें से। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड, सही लिखा है। सबसे बड़ा होता है सिंगल बॉन्ड, देन आफ्टर उससे छोटा डबल बॉन्ड, देन आफ्टर ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ। तो इन्होंने कहा है कि भाई डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड, सही लिखा है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन अ पाई बॉन्ड, ये गलत बात लिखी है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से मजबूत होता है। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड, ये भी सही बात लिखी है। डबल बॉन्ड जब आप कहते हो तो बेसिकली इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है और यहाँ पर सिर्फ सिग्मा होता है, तो स्ट्रेंथ में ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअली सिग्मा और पाई को कंपेयर करें तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है बिकॉज ऑफ हेड ऑन ओवरलैप। यहाँ ये लिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, ये बात गलत लिखी है। चौथा लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बात तो ये भी गलत लिखी है, लेकिन कुछ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो KHF2 में बनता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड के ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट जनरली जो है वो गलत है और ये 100% गलत है। तो आउट ऑफ दीज टू अगर मुझे चूज करना हो, दोनों आ ही जाएं, तो मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखूंगा बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रॉन्ग, सीधे ही गलत है। द इक्वेशन K is equals to this is followed by the decomposition of a compound activation energy। अब देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसको आप एक इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो। K is equals to A e की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये एक समीकरण होता है। तो A की जगह पर तो इन्होंने लिख रखा है 6.5 × 10⁻12, ये 10 की पावर 12 है। और E की जगह पर लिखा हुआ है, माइनस भी लगा हुआ है। EA अपॉन RT की जगह पर इन्होंने क्या लिखा है, 26,000 अपॉन T। तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, EA अपॉन RT इज इक्वल्स टू 26,000 डिवाइडेड बाई T। तो T से T कैंसिल हो जाएगा। EA का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26,000 मल्टीप्लाइड बाई R। अब R किस भाषा में लिखें, क्या R इस तरीके से जूल में लिख दें, लेकिन इन्होंने आंसर किस में चाहा है, किलो जूल में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 8.314 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। क्यों करें इसको डिवाइड, क्योंकि आपको पता है किलो जूल में लिखना है, तो किलो जूल में लिखने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ये 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो हटा देगा और मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास 26 × 8.314 होगा, गुणा करोगे तो 216 के करीब आंसर आएगा। pH वैल्यू ऑफ 10m, pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू माइनस log H+, दिस इज pH।
अब इसमें रख देते हैं माइनस लॉग और H प्लस की जगह 10 लिख देते हैं। लॉग 10 1 होता है तो pH बराबर कितना आ जाएगा -1 एंड अगेन -1 इज लेस देन 0, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। तो बेंजोइक एसिड को अगर आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इट इज गोइंग टू गिव नाइट्रो, ये नाइट्रो लगेगा, लेकिन कहां पर लगेगा? तो ये जो ग्रुप होता है ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक डीएक्टिवेटर है और एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये NO2 को कहाँ, यहां लगाएगा मेटा पोजीशन पे। मेटा मतलब 1 2 3, तो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनके तैयार होगा। इट विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव अमाइनो एसिड? एक ही होता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन के बारे में 2-4 बातें याद रखिए। सबसे पहले तो इधर NH2 लगा हुआ है, इधर की तरफ कार्बन है, इधर COH। ये दो चीजें तो मस्ट है, दिस इज अमाइनो, दिस इज एसिड। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी फिक्स होता है और यहाँ पर एक R होता है अमाइनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर में। जो ये ग्लाइसिन है इसमें इस R की जगह पर भी H होता है। तो ग्लाइसिन के बारे में एक तो आपको याद रखना है दैट दिस इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। दूसरी बात ये है जो अभी सवाल में आ गई है वो ये है कि यहाँ पर देखो ये कार्बन जो है वो कायरल नहीं है। तो अगर ये कायरल नहीं है तो इसका मतलब इट इज ऑप्टिकली नॉट एक्टिव, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये दो बातें, और इसका चित्र भी याद रखें, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि सारे 20 अमाइनो एसिड का तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट 2 4 5 6 जो आप सिंपली याद कर सकें वो आप याद करते चलें। ग्लाइसिन का यहाँ पर ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, आपको पता है फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, तो ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड OF2 ये -1 है, तो इसको क्या बनना पड़ेगा? +2, क्योंकि -1 वाले दो लोग हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव नहीं शो करता है, सिर्फ ऑक्सीजन फ्लोराइड के अंदर ही शो करता है। TiH2O6+3 इज कलर्ड, ये कलर्ड है क्योंकि इसके अंदर आपको पता है टाइटेनियम क्या होता है, 4s2 3d2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। +3 में ले जाओगे तो 2 इधर वाले गए, एक और चला गया, तो ये 3d1 बचेगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक बचा हुआ है। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड होगा, लेकिन स्कैंडियम में तो 3d1 ही था, 3 निकाल दिए, तो इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलरलेस है, यानी ये सही लिखा हुआ। डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन स्कैंडियम, जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा है तो ट्रांजिशन कैसे होगा? तो ये इसका सही जवाब भी है और इसका सही कारण भी है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। द रेट ऑफ रिएक्टिविटी से करेक्ट स्टेटमेंट हमें खोजने हैं। पहला है रेट ऑफ रिएक्टिविटी, तो ये एनसीईआरटी में गिवन है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्ट करता है, दिस इज करेक्ट। दूसरा है रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन, ये भी सही है, 3 डिग्री सबसे इजीली रिप्लेस होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री रिप्लेस होता है। क्योंकि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल में 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज स्टेबल। फ्लोरिनेशन ऑफ एल्कीन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, गलत बात है। आप देख रहे हो फ्लोरीन सबसे तेज रिएक्ट कर रहा है, तो इट इज वॉयलेंट, फ्लोरिनेशन इज वॉयलेंट। आयोडीनेशन इज टू वॉयलेंट, ये भी उल्टा लिखा हुआ है। आयोडीनेशन तो रिवर्सिबल होता है, सबसे स्लो होता है। हैलोजिनेशन रिएक्शन प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, ये सही लिखा हुआ है कि ये फ्री रेडिकल से चलता है। तो A, B एंड E, यानी कि वी विल गो विद द सेकंड ऑप्शन। द रेट कांस्टेंट इज गिवन, यहाँ पर एक देखो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है उसको देख के हम जान जाएंगे कि किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर। अब अगर ये पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर है तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1 इसलिए लगाया क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, रेट दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है, तो रेट कितना दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू K कितना दिया है 3.10 इंटू 10⁻⁻5, और यहाँ ये हो जाएगा N2O5। कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन विल बी N2O5 इज इक्वल्स टू 2.4 डिवाइडेड बाई 3.1। तो 2/3 अगर इसको समझें तो 0.67 होता है 2.3। अब ये थोड़ा सा ऊपर 2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 0.6 से थोड़ा ज्यादा, यानी 0.7 या 0.8 के करीब आ जाएगा। तो माई करेक्ट आंसर विल बी 0.8। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं ना, 2/3 दोनों 10⁻⁻5 ही है, हाँ,
तो 2/3 इज 0.67, तो उससे ज्यादा ही होगा क्योंकि 2.4 है ऊपर, तो इट विल बी 0.8, अंदाजे से भी कर सकते हैं इसको। व्हेन 0.6 मोल NaCl रिएक्ट विथ 0.3 मोल बेरियम फॉस्फेट, तो NaCl लिया गया है और इसको रिएक्ट कराया गया है बेरियम फॉस्फेट यानी BaPO4, यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर 3 लग जाएगा। अब ये जब रिएक्ट करेगा NaCl के साथ तो पूछ रहे हैं कि सोडियम फॉस्फेट कितना बनेगा, तो सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Na3PO4। अब इसको बैलेंस करना, तो ये रिएक्शन कई बार पूछा भी जा चुका है, आपको इसको बैलेंस करना आना भी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 6 लगाना पड़ेगा और 6 लगाने के बाद यहाँ 2 लगा दोगे और साथ में BaCl2 यहाँ पर बनेगा, तो BaCl2 भी 2 बनेंगे। तो BaCl2, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेता हूँ। बेरियम के साथ 3 होना चाहिए, फॉस्फेट के साथ 2 होना चाहिए। Ba3PO4 होल ट्वाइस, अब सही है। तो ये 3 है इधर, तो यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, तो अब ये बैलेंस हो गया, मतलब कुल मिला के बैलेंस हो गया। और ये कई बार सवाल पूछा भी जा चुका है, इधर के साइड से भी पूछा जा चुका है। अब इसमें आप यहाँ पर देखें कि जब हम इसका कितना मोल दिया गया है 0.6, इसका कितना मोल दिया गया है 0.3, तो इन दोनों में सबसे पहले आपको पता है जब 2 लोगों का रिएक्ट दिया रहे अमाउंट तो लिमिटिंग रिएजेंट खोजते हैं। तो इसमें 0.6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा, यहाँ 0.3 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ऐसे डब्बे में करके लिमिटिंग रिएजेंट निकालना चाहिए। तो 0.6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 0.1 और यहाँ 0.3 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 0.3। इन दोनों में से ये छोटा है यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब जब ये 6 मोल होता है तो ये कितना बनता है 3 मोल, तो जब ये 0.6 मोल होगा तो ये कितना बनेगा 0.2 मोल बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। अगेन आप देख लें, मैंने सबसे पहले दोनों का रिएक्शन लिखा, रिएक्शन लिखने के बाद यहाँ पर दोनों के मोल दिए थे तो मैंने लिमिटिंग रिएजेंट चूज करा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। जब ये 6 होता है तो ये 2 बनता है, 0.6 होगा तो 0.2 बनेगा, यानी करेक्ट आंसर 0.2 हो जाएगा। ड्यूमास मेथड इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट, तो अगेन ये नाइट्रोजन के रूप में मेजर करता है। ड्यूमा जेल्डाल 2 मेथड हैं, एक अमोनिया के रूप में मेजर करता है और एक नाइट्रोजन के रूप में। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50. The specific conductance of solution is 1.3. If resistance of 0.4 m solution of the same electrolyte is this, its molar conductivity. आप ऐसे सोचना शुरू करें, मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई, इट शुड बी इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हो, यहाँ मीटर 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 चल रहा है, तो आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी कप्पा अपॉन 1000 इंटू m। मतलब चेंज सिर्फ इतना है कि 1000 ऊपर की बजाय नीचे चला आएगा। तो सबसे पहले तो कप्पा, इसमें मोलैरिटी तो दे ही रखा है, हमें जिस सॉल्यूशन का निकालना है उसका मोलैरिटी दिया है 0.4, तो मेरे फॉर्मूले में अब लैम्डा m बराबर हो गया कप्पा अपॉन 1000 इंटू 0.4। अब मुझे इस फॉर्मूले में सिर्फ क्या चाहिए, कप्पा मिल जाए तो काम हो जाएगा, उसके लिए मुझे ऊपर वाला डेटा यूज करना पड़ेगा। कप्पा इज इक्वल्स टू क्या होता है L अपॉन आर ए, या आप ऐसे कह सकते हैं कप्पा इज इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार। तो जो पहली वाली बात लिखी है G इंटू जी स्टार, ये तो पहली परिस्थिति में देखो पहले क्या था 0.2 m जो था उस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस दिया था 50, तो रेजिस्टेंस अगर 50 है तो इसका जो कंडक्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1/50 इनटू ये सेल कांस्टेंट है, इसको साइड में लिख लेते हैं, और इसका कप्पा दिया है 1.3 साइमन पर मीटर, तो यहां पर लिख लेते हैं 1.3। तो यहां से देखो जी स्टार बराबर कितना आ जाएगा, इट विल बी 1.3 इंटू 50, या इसको 13 गुणे 5 बराबर 65 आ जाएगा 65। अब ये आ गया है सेल कांस्टेंट। जब आप इसी सेल में 0.4 m सॉल्यूशन भर दोगे तो सेल कांस्टेंट तो बदलेगा नहीं, तो नया कप्पा कैसे निकालेंगे, न्यू कप्पा विल बी इक्वल टू न्यू कप्पा, यहां पे लिख देता हूं मैं न्यू कप्पा, इट विल बी इक्वल टू G इंटू जी स्टार, अगेन लिखेंगे।
अब आपको पता है जी स्टार तो आपका पहले ही 65 आ चुका है, वहां से निकाल चुका हूं, और नया वाला रेजिस्टेंस कितना है, तो ये 1/260 हो जाएगा। तो ये मेरे पास नया कप्पा आ गया, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे। तो लैम्डा एम विल बी इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 260 इंटू 1000 इंटू 0.4, ये आपका ओवरऑल लैम्डा एम आ जाएगा। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं एक चीज़ सोच सकता हूँ कि ये हट जाएगा और ये हो जाएगा इतना। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और ये 25 गुणे 4 करोगे तो लगभग 100 आएगा। 100 आ गया तो 0.65 इंटू 10⁻³ या फिर 6.5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो आई थिंक वी विल गो विद दिस पॉसिबिलिटी। क्या क्या इससे सीखा इस सवाल से? एक तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि एक ये वाला जो दिया है ये सेल कांस्टेंट निकालने के लिए दिया है। दूसरी परिस्थिति में कप्पा तो बदल जाएगा लेकिन सेल कांस्टेंट नहीं बदलेगा, ये फिक्स है, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो एक मेजरमेंट है, वो बदलने वाला नहीं है। नाउ सेकंड थिंग इज कि आपको अगर मीटर वाला दिया हो तो आपको ये 1000 नीचे की तरफ ले लेना रहता है। इसको मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट इट्स नॉट नीडेड हेयर कि ये 1000 नीचे कैसे आ गया। उसमें यूनिट कन्वर्जन का बहुत सारा कुछ बताना पड़ेगा, बट दिस मच इज सफिशिएंट कि आप इसको ऐसे याद रखें। इन द केमिकल रिएक्शन कंपाउंड ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, यहाँ देखो ये एनिलीन है, एनिलीन का नाइट्रेशन हो रहा है तो ए बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और HbF4 से रिएक्शन कराएंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगेन ये डाइएजोनियम वाले सेक्शन में आपको क्लियरली मेंशन्ड है और वहां पर आपको दिया गया है। फिनॉल को बदलने के लिए जिंक डस्ट चाहिए होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहले इस्तेमाल भी कर चुके हैं इसको। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें एनिसॉल नहीं बनेगा? तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसको H चाहिए होता है कहीं से भी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है CH3-, ये इनसे H ले लेगा और मीथेन बना देगा, तो यहाँ पर एनिसॉल बनने के चांसेस नहीं है। बाकी सभी जगह पर आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से एनिसॉल बन जाएगा। मैच द लिस्ट डबल बॉन्ड NH, दिस इज इमीन। C सिंगल बॉन्ड N को अमीन बोलते हैं, C डबल बॉन्ड N को इमीन बोलते हैं, और C ट्रिपल बॉन्ड N को साइनाइड बोलते हैं। तो दिस इज इमीन, सिंगल बॉन्ड इज अमीन, डबल बॉन्ड इज इमीन। ये जो लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड ऑक्सिम, हाइड्रोक्सिल ऑक्सिम होता है, एंड दिस C डबल बॉन्ड N के साथ अगर OH लगा है तो दिस इज ऑक्सिम बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। देन आफ्टर तो A को आपने मैच कर लिया थर्ड के साथ, तो आपके दो ऑप्शन चले गए, एक ये ऑप्शन गया एक ऑप्शन गया, और फिर B को मैंने मैच कर लिया किसके साथ, B आई हैव मैच्ड विथ फर्स्ट, यानी कि मेरा करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। बाकी आप अगर मैच करना चाहो तो दिस इज हाइड्रोजोन एंड सेमी कार्बाजोन, अगेन ये नाइट्रोजन डेरिवेटिव यानी अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन है ऑन एल्डिहाइड और कीटोन। फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, सेल का पूरा वो दे रखा है, ई सेल दिया है, डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है -NF(E0) सेल, या यहाँ पर ई सेल हो जाएगा अगर E0 नहीं चल रहा है तो इट विल बी इक्वल टू -N, मतलब यहाँ पर आप देखो Ag प्लस से Ag बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, यहाँ हाफ H2 हो जाएगा तो दिस विल बी चेंज इनटू H प्लस, दैट इज अगेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ माइनस लिखेंगे 1 लिखेंगे। F कितना होता है 96500, और ई सेल आपको दिया गया है 0.5332, मैं इसको 0.5 अगर मान लूँ तो अच्छा आंसर मुझे देना है किलो जूल में, मतलब मुझे 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड करोगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो इट विल बी -96.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.53। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं तो ये 96 का लगभग आधा हो जाएगा, और 96 का आधा मतलब लगभग 51 के करीब मेरा आंसर आएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी -51। So this was all about the paper. I would say कि पेपर या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इजी साइड है, या आप कह सकते हैं कि बार बार पेपर देने से आपकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि सवाल दोबारा से रिपीटेड टाइप के पूछे जाएंगे। तो पेपर देते रहें, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चन, जितना पेपर अटेम्प्ट करेंगे उतना आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेगा। अगले पेपर में फिर से मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।